Hello students, welcome to Concepts of Biology by Muntazir. Today we are going to start the lecture number 3rd of Breathing and Exchange of Gases. पहले दो लेक्चर्स में जो हमने टॉपिक्स देखे आई होप कि वो आपने अच्छे से पढ़ी होगी, ठीक है। और जो कल हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज पढ़ा, आई होप कि वो भी आपने अच्छे से समझे होगी और आप नोट्स बनाते होगी। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस। अभी मैं अगर इंस्पायर कर रहा हूं ऑक्सीजन, तुरंत ही मैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक रहा हूं, बाहर में एक्सपायर कर रहा हूं, ठीक है। इसके पीछे क्या ये ट्रांसपोर्ट, ये एक्सचेंज ऑफ गैस अंदर कैसे हो जाता है, इसी को हम आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, फिर ये गैसेस अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं और किस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। यहां से 2021, 22, 23, 24 सारे ईयर्स में यहाँ पे नीट में क्वेश्चन बना है। यहां पे मैं आपको ये भी बोलूंगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें होने वाला है और मैं इसमें बहुत ही ज्यादा कोशिश करूंगा कि आपसे ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बिकॉज जब मैं था आपके लेवल पे, जब मैं नीट पढ़ रहा था, उस वक्त मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए थे। दैट इज वाई मैं यहाँ पे मेहनत करके आपके सामने इसको पढ़ाने जा रहा हूँ। आई होप कि एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस एज वेल एज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले आप टॉपिक की हेडिंग लिखिए, पल्मोनरी गैस एक्सचेंज। क्या बेटा? पल्मोनरी गैस एक्सचेंज। इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। मैंने फिजियोकेमिकल प्रोसेस में बोला था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सर ये वो रेस्पिरेशन होती है जो लंग के सरफेस एल्वियोलाई और ब्लड के दरमियान होती है। एल्वियोलाई और ब्लड के दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है सर, उसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे यही एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। आप पहले डेफिनेशन लिखिए। इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन ऑफ फ्रेश एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ ब्लड। इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन ऑफ फ्रेश एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ ब्लड at the level of pulmonary alveoli, at the level of pulmonary alveoli through the mucus on the basis of pressure gradient, through the mucus on the basis of pressure gradient। देखिए एल्वियोलाई एयर का जो फ्रेश एयर है, देखो जो एल्वियोलाई का मेम्ब्रेन है ना यहाँ पे, इसमें जो फ्रेश एयर है और जो ब्लड से अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, जिस डिऑक्सीनेटेड ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी गैस एक्सचेंज यहाँ पे होता है एट दिस सरफेस, ठीक है। इसी को हम कहते हैं पल्मोनरी गैस एक्सचेंज, ठीक है। जो यहाँ पे गैस एक्सचेंज हो जाएगा फ्रेश एयर का ऑक्सीजन और ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू दिस म्यूकस, यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है ऑन द बेस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट के बेस पे उसको हम कहते हैं बेटा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, या आप इसे कह सकते हो पल्मोनरी गैस एक्सचेंज, पल्मोनरी गैस एक्सचेंज, ठीक है। तो देखिए पहला स्टेप है इसमें कि अगर मैं अभी इंस्पिरेशन कर रहा हूं, ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक एयर है, यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी पे नीचे टेबल में दिया गया है पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेरिक एयर इज 159 mm ऑफ मर्क्यूरी, 159 mm ऑफ Hg, ठीक है। किसमें है ये सर एटमॉस्फेरिक एयर में है। सर एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द कार्बन डाइऑक्साइड। कितना होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन? अभी यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में, इस एटमॉस्फेयर में है 159 mm ऑफ Hg, और कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ही कम होता है इस एटमॉस्फेरिक एयर में सर 0.3 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है। और नंबर 2 बात यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन ज्यादा होता है एटमॉस्फेरिक एयर में एज कंपेयर टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन 159 mm ऑफ Hg होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 mm ऑफ Hg होता है। एंड आफ्टर दैट मैं भी टाइडल वॉल्यूम ले रहा हूं, ठीक है, यानी नॉर्मल इंस्पिरेशन में भी कर रहा हूं। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml। आउट ऑफ 500 ml 150 ml इसमें होते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम। क्या होते हैं? डेड स्पेस वॉल्यूम। डेड स्पेस वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो कंडक्टिंग जोन में ही रहता है, जो कभी बाहर निकलता नहीं है। ये कंडक्टिंग जोन में रहता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन
एक्सपायरेशन, ठीक है, इसको हम कहते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम, वो 150 ml होता है, 150 ml होता है। छोड़िए इस बात को यहाँ पे। तो देखिए, जब मैंने इंस्पायर किया, अब एटमॉस्फेरिक एयर में इंस्पायर कर रहा हूं, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन ज्यादा है, 159 mm ऑफ Hg है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इसमें है 0.3 mm ऑफ Hg, ठीक है। और जब मैं इसको इंस्पायर कर रहा हूं ना, तो ये अंदर मिक्स हो रहा है रेजिडुअल एयर के साथ, ठीक है। रेजिडुअल एयर क्या होता है, जो मैंने कल समझा है कि आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन कितना वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर या लंग्स में रहता है, उसको हम रेजिडुअल एयर कहते हैं। अब मैंने इंस्पायर्ड एयर जो है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, ये मैंने इंस्पायर किया, और अंदर जो है, अंदर रेजिडुअल एयर होता है, ठीक है। रेजिडुअल एयर से मिक्स होके, ये एटमॉस्फेरिक एयर जब अंदर रेजिडुअल एयर के साथ मिक्स हो जाएगा ना, यहाँ पे अंदर इसमें पार्शियल प्रेशर का कंपोजिशन चेंज होता है। किसमें? एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स में। सर यहाँ पे कितना होता है फिर? सर यहाँ पे कितना होता है? मैं बोल रहा हूँ ये पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन यहाँ होता है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन 104 होता है, 104 mm ऑफ Hg होता है, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड 40 mm ऑफ Hg होता है, 40 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे जब एटमॉस्फेरिक एयर को मैंने इंस्पायर किया, अंदर रेजिडुअल एयर के साथ मिक्स होकर यहां पे कंपोजिशन चेंज हो गया, यहां एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन कम होता है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर में 159 mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन था, बट यहां पे एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स में चेंज होकर यहां पे कम हो गया 104 mm ऑफ Hg, ठीक है। नंबर 2, जब हमने देखा पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेरिक एयर में कम होता है, ठीक है। एंड जब हमने अंदर देखा, जब ये अंदर मिक्स होके यहाँ पे कंपोजिशन चेंज होके पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड 40 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे आपने फर्क समझी, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे क्या है? पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है और अंदर एल्वियोलाई में कम होता है, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कम होता है, अंदर ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पे समझ आ गए। एज वी नो कि यहां पे जो ये लंग की सरफेस है, जो ये लंग है ना, ये पल्मोनरी आर्टरी से यहाँ पे सप्लाई होता है थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी वो वाहिद आर्टरी है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी से यहाँ पे ये क्या करता है? पल्मोनरी आर्टरी थ्रू द राइट साइड ऑफ द हार्ट, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाता है कहाँ पे? ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाता है कहाँ पे? ये लाता है सर लंग के सरफेस पे। कहाँ पे? लंग के सरफेस पे। तो जब हमने देखा ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, ये जो पल्मोनरी ब्लड है ना, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ना, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड 45 होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन 40 होता है, ठीक है। किसमें? पल्मोनरी ब्लड में, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में, एज थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, यहां से थ्रू द राइट साइड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? पल्मोनरी आर्टरी लाती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग सरफेस, ठीक है, टू द लंग सरफेस। तो यहां पे जब हमने देखा इस ब्लड में, किसमें? पल्मोनरी ब्लड में, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड 45 होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन 40 होता है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड 45 होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन 40 होता है। किसमें? पल्मोनरी ब्लड में, यहां से पल्मोनरी ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड 45 होता है बेटा और पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन 40 होता है। किसमें? पल्मोनरी ब्लड में, ठीक है, पल्मोनरी ब्लड में। आया? यहां तक आया समझ? ठीक है। तो आप बोलोगे सर अगर यहाँ पे ये लंग की ये जो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होता है, इसमें ये एल्वियोलाई के सरफेस पे यहाँ पे मेम्ब्रेन होता है, यहीं पे क्यों गैसेस एक्सचेंज होता है? यहाँ पे क्यों नहीं होता है? यहाँ पे क्यों नहीं होता है? यहीं पे क्यों होता है? यहाँ पे एल्वियोलाई के सरफेस पे क्यों होता है? ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि बेटा जो यहाँ पे मेम्ब्रेन होता है ना, मेम्ब्रेन होता है, ये इस ब्लड की जो ब्लड कैपिलरी है ना, इसकी एंडोथीलियम और इसके इस एल्वियोलाई का एंडोथीलियम जो है ना, ये सेपरेट होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन और इसकी थिकनेस 0.5 μm होता है। 0.5 μm होता है इस एल्वियोलर मेम्ब्रेन की थिकनेस, यानी 0.5 यानी
आधा मिलीमीटर, आधा mm होता है इसके, 1 mm भी इसकी थिकनेस यहाँ पे नहीं होती है। सो उसकी वजह से क्या होता है सर, एल्वियोलर मेम्ब्रेन की थिकनेस 0.5 mm होता है, 0.5 μm होता है, मिलीमीटर होता है। सो उसकी वजह से रैपिड गैसेस एक्सचेंज हो जाती है एट द एल्वियोलर सरफेस। रैपिड गैस एक्सचेंज होता है एट एल्वियोलर सरफेस, ठीक है, इस पे एल्वियोलर मेम्ब्रेन पे, ठीक है। तो देखिए, अब यहां पे मैंने पहला पॉइंट बोला कि जो इनस्पायर्ड एयर है, जो यहां पे मैं अभी एटमॉस्फेरिक एयर को इनस्पायर कर रहा हूं, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ज्यादा होता है, 159 mm of Hg होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इस एटमॉस्फेरिक एयर में, इसकी जो पार्शियल प्रेशर है वो 0.3 mm of Hg होता है। और जब ये एयर अंदर आ जाता है तो ये अंदर रेजिडुअल एयर के साथ मिक्स होके, जब ये मिक्स हो जाता है, इसका कंपोजिशन चेंज होके पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम बनता है, 0.104 mm of Hg, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 40 mm of Hg। ठीक है बेटा, ठीक है। तो यहां पे कंपोजिशन चेंज हो जाता है। तो इट मींस दैट एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन कम होता है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला जो हमारा लंग है, ये थ्रू द पल्मोनरी ब्लड, थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, ये सप्लाई होता है किस ब्लड से, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड से। इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन 40 होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड 45 होता है। तो मैंने पहले ही बोला यहां पे अब गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा इस एटमॉस्फेरिक फ्रेश एयर, फ्रेश ऑक्सीजन को, और यहाँ पे ब्लड के कार्बन डाइऑक्साइड के इस मेम्ब्रेन पे, एल्वियोलर मेम्ब्रेन पे, और इसकी थिकनेस 0.5 μm होता है, मिलीमीटर होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे, ठीक है, अब हम देखेंगे अपटेक ऑफ ऑक्सीजन क्या, अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय द पल्मोनरी ब्लड, ठीक है। पल्मोनरी ब्लड कैसे करेगा क्या, अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे भी पल्मोनरी ब्लड होता है, ठीक है, बट थ्रू द पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट लाता है पल्मोनरी वेन, ठीक है बेटा। अब हम इस वेनस ब्लड की बात करेंगे, किसकी, वेनस ब्लड की बात करेंगे, वेनस ब्लड। तो अब टॉपिक लिखोगे ऊपर, अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय द पल्मोनरी ब्लड, बाय द वेनस ब्लड, अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय द वेनस ब्लड, अब देखेंगे कि ये जो पल्मोनरी वेन है ये कैसे अपटेक करेगी ऑक्सीजन को, ठीक है। यहां पे ये कैसे अपटेक करेगी ऑक्सीजन को, यानी ऑक्सीजन कैसे यहाँ पे ब्लड में आ जाएगा, थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, थ्रू द पल्मोनरी वेन, यहां से कैसे अब अपटेक ऑक्सीजन का हो जाएगा। देखिए क्या हो जाता है, मैंने पहले ही बोला ये यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट के बेस पे होता है, किस पे, प्रेशर ग्रेडियंट के बेस पे ये चीजें होती है, यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट के बेस पे। देखिए अगर हम देखेंगे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर कितना है 104 है। सर पहला पॉइंट आपने बोला यहां पे अगर हम इस एल्वियोलर एयर में देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन 104 mm of Hg होती है। और सर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे इस एल्वियोलर एयर में देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 होता है। ऑक्सीजन का इस एल्वियोलर में 104 mm of Hg होता है पार्शियल प्रेशर, और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 40 mm of Hg। तो यहाँ पे 104 mm of Hg, ठीक है, 104 और 40, 104 जब को हम माइनस करेंगे, 104 को हम जब माइनस करेंगे 40, तो वहां से इनिशियल डिफरेंस निकलती है 64 mm of Hg। तो मैं बात कर रहा हूं हम कैसे अपटेक करेंगे ये ब्लड, कहां से बेटा, एल्वियोलाई से सर, एल्वियोलाई से। मैं बात कर रहा हूं कि इस एल्वियोलर एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन 104 mm of Hg होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड 40 mm of Hg
होता है। और मैंने पहले ही बोला जो यहाँ पे गैस एक्सचेंज हो जाएगी इस एल्वियोलर मेम्ब्रेन पे। सर ये किस पे डिपेंड है, ये किस बेसिस पे हो जाता है? सर प्रेशर ग्रेडियंट के बेस पे। देखिए 104 को जब हम माइनस करेंगे 40 तो इनिशियल प्रेशर डिफरेंस कितनी निकलती है? सर इनिशियल प्रेशर डिफरेंस 64 mm of Hg निकलती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस ब्लड में, इस वेनस ब्लड में, ठीक है, इस ब्लड में इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से 64 mm of Hg इज द प्रेशर डिफरेंस। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन 95 पहुंचता है। कितना? 95 पहुंच गया, यानी इंक्रीज हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन द ब्लड बाय द प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहां पे क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाता है, 95 हो जाता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड वो 40 ही रहता है। ठीक है, इस इनिशियल प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो यहां पे प्रेशर डिफरेंस है, और इसकी वजह से फिर यहां पे थ्रू द पल्मोनरी वेन, ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में, ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम में पहुंच के फिर यहां से क्या निकलेगा? सर यहां से ये आ जाएगा, ये हार्ट में पहुंच गया, और हार्ट से ये वेन जो है, ये वेन्स कहां पे लाएंगे? सर ये ऑर्गन्स में लाएंगे ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन तो ऑर्गन्स को देना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन्स को देना है। उसके बाद इट मींस दैट कि यहां पे इनिशियल प्रेशर डिफरेंस यहां पे इनिशियल प्रेशर डिफरेंस 64 आ जाती है। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इस ब्लड में इंक्रीज हो गया, इस सर 95 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड 40 ही रह गया, और थ्रू द पल्मोनरी वेन ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में पहुंच के, और लेफ्ट साइड फिर भेजता है कहां पे? लास्ट में तो ऑर्गन में भेजना है। जब सर ऑर्गन में भेजेगा तो ऑर्गन में जब भी पहुंचेगा तो ऑर्गन को इसने ऑक्सीजन दिया, और वहां पे क्या निकलेगा? वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। बेटा अब हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक कैसे करता है, क्या ये हमारा ब्लड ये कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक कैसे करता है। तो ऑक्सीजन का अपटेक हमने देखा इस एल्वियोलर मेम्ब्रेन पे, यहां पे ऑक्सीजन आ गया। अब पार्शियल इस इनिशियल डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड कम बन गया। उसकी वजह से थ्रू द पल्मोनरी वेन लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से गुजर के ये ऑर्गन्स में पहुंच गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमने ऑर्गन तक पहुंचाया। इट मींस दैट दिस इज द अपटेक ऑफ द ऑक्सीजन का अपटेक। ठीक है, वो अपटेक यहां पे हमने किया, अपटेक ऑफ द ऑक्सीजन यहां पे हमने किया। और अंदर क्या बनेगा? अब अंदर पता है हमें ग्लूकोज होता है, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। जब ऑक्सीडेशन हो जाएगी वहां से क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस, तो अब हम करेंगे अपटेक ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अब हमें इस ब्लड के, इस बॉडी फ्लूइड के थ्रू, इस ब्लड के थ्रू कहां पे पहुंचाना है? सर वो हमें लंग्स तक पहुंचाना है, एल्वियोलाई तक पहुंचाना है। तो अब अगर हम यहां पे देखेंगे, यहां पे मैंने पहले ही बोला इस पल्मोनरी ब्लड में कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है? 45 होता है, ऑक्सीजन 40 होता है। तो पार्शियल एट द टिश्यू सरफेस पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन कितना है बेटा? सर पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन है 40, और पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, सर पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड है 45 को माइनस जब करेंगे हम 40, तो वहां से यहां से प्रेशर डिफरेंस कितनी निकलेगी? सर 5 निकलेगी, बहुत कम है। तो उसकी वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन कम होता है। यहां पे इस प्रेशर की वजह से तो इनिशियल प्रेशर डिफरेंस है सर 5, और इसकी वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता है। यहां पे 40 था, ठीक है, यहां पे जब ये प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से इसको 5 ऐड हो जाएगा। यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सर 45 बन गया और ऑक्सीजन 40 ही बन गया, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन यहां पे क्या हो गया? यहां पे यूज हो गया ऑक्सीजन। यहां पे तो 95 था, ऑर्गन्स में लेके जब वहां पे फिर रिएक्शन होके यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। जब कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड को 45, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन 40 होता है सर। यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन कम हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया, और थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी ये यहां से जाके ये कहां पे पहुंचेगा सर? ये कहां पे पहुंचेगा सर? ये इस मेम्ब्रेन पे पहुंच के, इस एल्वियोलर मेम्ब्रेन पे पहुंच के ये
हम थ्रू लंग्स हम बाहर निकालते हैं। दिस इज द अपटेक ऑफ द ऑक्सीजन एंड अपटेक ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का अपटेक कहां से हो जाता है सर? ये इस एल्वियोलर मेम्ब्रेन से हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड सर ये टिश्यू सरफेस पे हो जाती है। दिस इज द अपटेक ऑफ द ऑक्सीजन, यानी दिस इज द अपटेक एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन एट द एल्वियोलर मेम्ब्रेन एंड एक्सचेंज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एट द टिश्यू मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे मैंने पहले बोला इनिशियल प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, और यहाँ पे भी इनिशियल प्रेशर डिफरेंस उसी की बेस पे, इसी प्रेशर ग्रेडियंट के बेस पे यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। आई होप कि आपने समझा, ठीक है। मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे हमने देखा कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है, कहाँ पे? एल्वियोलर मेम्ब्रेन पे, और सर यहाँ टिश्यू के मेम्ब्रेन पे कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। तो आप लिखे, मैं एक एक पॉइंट करके आपको लिखाऊंगा, ठीक है बेटा, एक एक पॉइंट करके आपको मैं लिखाऊंगा और डिक्टेट करेंगे, एक एक पॉइंट देखेंगे। आई होप कि इतना आपने समझा होगा, क्योंकि इस पे मैंने बहुत मेहनत करके ये एक श्रिप के फॉर्म में आपके सामने लाया, ठीक है। और इस टेबल से एक क्वेश्चन जो आपके इनसाइड में जो टेबल है और डायग्राम है, उसी से ये वही डायग्राम है, मैंने दूसरे तरीके से बनाई, ठीक है। और उससे आपका क्वेश्चन आ जाएगा पार्शियल प्रेशर पे, ठीक है, पार्शियल प्रेशर पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो पहले हमने लिखा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारा टॉपिक है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है सर। इसमें हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पढ़ी, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ पे हो जाती है? मैंने बोला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू सरफेस, ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले मैंने बोला कि अगर हम इनस्पायर्ड एयर की बात करेंगे, इनस्पायर्ड एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, यानी एटमॉस्फेरिक एयर, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, यहाँ पे हम लिखेंगे एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन 159 mm ऑफ Hg होती है, 159 mm ऑफ Hg। उसके बाद मैंने बोला पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेरिक एयर में कम होता है, कितना होता है सर? 0.3 mm ऑफ Hg होता है। उसके बाद मैंने बोला एटमॉस्फेरिक एयर में हमने बोला, ठीक है, इतना होता है। उसके बाद दूसरे मैंने बोला अब हम इनस्पायर करेंगे ये एटमॉस्फेरिक एयर, जब हम इसको इनस्पायर करते हैं और इनस्पायर करने के दौरान सर अंदर जो रेजिडुअल एयर होता है सर उसके साथ ही मिक्स होके अंदर एल्वियोलर एयर का कंपोजिशन चेंज करता है। और एल्वियोलर एयर में जब हमने देखा, किसमें? एल्वियोलर एयर, जो एल्वियोलाई में एयर प्रेजेंट है उसका कंपोजिशन चेंज हो गया, किस चीज से? जब ये मिक्स हो गए अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम के साथ, ठीक है। और एल्वियोलर एयर जो है इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन 104 mm ऑफ Hg हो जाता है, 104 mm ऑफ Hg हो जाता है। और इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, यानी वो 40 mm ऑफ Hg हो जाता है, 40 mm ऑफ Hg हो जाता है, ठीक है, 40 mm ऑफ Hg हो जाता है। तो बाहर 0.3 था, अंदर कितना बन गया? 40। ये 159 था पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, अंदर कितना बन गया? 104, एक कम हो गया। इट मींस दैट एल्वियोलर एयर में कम पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन होता है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि जो हमारे जो लंग्स है थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, ये डिऑक्सीनेटेड ब्लड से सप्लाई होती है। और जब हमने डिऑक्सीनेटेड ब्लड में देखा, किसमें? डिऑक्सीनेटेड ब्लड यानी पल्मोनरी ब्लड में जब हमने देखा, पल्मोनरी ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड 45 था, 45 mm ऑफ Hg था, और पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन 40 mm ऑफ Hg, ठीक है, 40 mm ऑफ Hg, ठीक है सर। उसके बाद हमने देखा हम कैसे अब अपटेक करेंगे ऑक्सीजन को, किसके? अपटेक ऑक्सीजन कैसे करेंगे हम, यानी ऑक्सीजन कैसे हम लेंगे लंग सरफेस से। मैंने बोला ये सारा जो मैटर है ना, ये जो सारा यहाँ पे मैकेनिज्म चल रहा है ना, ये प्रेशर ग्रेडियंट पे बेस होता है। मैंने बोला कि जो अगर हम
अगर हम इस एल्वुलर एयर की बात करेंगे, एल्वुलर एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन 104 होता है, यस सर 104 होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड 40 होता है। सर जब हमने प्रेशर डिफरेंस निकाली, प्रेशर डिफरेंस पीडी, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस तो यहाँ पे 64 निकली, कितनी 64, यानी हाई प्रेशर डिफरेंस हो गई यहाँ पे, और इसकी वजह से इस प्रेशर डिफरेंस, इस हाई प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से सर पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन वेनस ब्लड, ठीक है, जो पल्मोनरी वेन फिर सप्लाई करेगी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को, सर वो हो गई सर 95, ठीक है। इट मींस दैट ऑक्सीडेटेड ब्लड जो होता है उसमें कितना होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन 95 हो जाता है सर, और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे सर वो 40 हो जाता है, ठीक है। और फिर ये सप्लाई हो गया थ्रू द लेफ्ट साइड, फिर ये ऑर्गन्स में पहुंच के, जब ये ऑर्गन्स में पहुंच के वहां पे ब्रेक डाउन ग्लूकोज करेगा, वहां से सर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और उसके बाद क्या हो जाता है, जब हमने यानी ऑक्सीजन का अपटेक हमने किया, हमने यहाँ पे ऑर्गन्स तक पहुंचाए, ठीक है। उसके बाद जब हमने इस ब्लड में देखा, तो अगर हम इनिशियल डिफरेंस यहाँ पे पल्मोनरी ब्लड में देखेंगे, इनिशियल डिफरेंस 5 निकलती है, ठीक है। इसकी वजह से कम हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन कम हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर चल रहा है अभी 40 पे कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम यहाँ पहुंचेंगे टिश्यू से बाहर निकलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का 45 हो जाता है, ऑक्सीजन का 40 होता है थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। ये फिर कहाँ पे पहुंचता है, ये एल्वुलर एयर के पास पहुंच के हम फिर एक्सपायर करते हैं, एल्वुलर मेम्ब्रेन के पास पहुंच के हम फिर इसको एक्सपायर करते हैं, ठीक है। दिस इज द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बेस्ड ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। ये था अभी तक क्या बेटा, ये अभी तक था कि कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है इस एल्वियोलर मेम्ब्रेन पे, और टिश्यू के मेम्ब्रेन पे कैसे ये गैसेस एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आपने गैसेस एक्सचेंज समझा होगा, ठीक है। about 4.6 ml of oxygen is taken. About 4.6 ml of oxygen is taken from air by 100 ml of blood. From air by 100 ml of blood. ये जब 100 ml ऑफ ब्लड पास हो जाएंगे, सर्कुलेट हो जाएंगे, उसमें कितना हम 100 ml में से 4.6 ml ऑफ ऑक्सीजन हम लेते हैं, कितना 4.6 ml ऑफ ऑक्सीजन हम टेक करते हैं फ्रॉम द 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। ये असर्शन रीजनेबल क्वेश्चन में आपको काम आएगा, ठीक है, एनसीईआरटी का पॉइंट है। तो चलिए यहां तक आपने समझा गैसियस एक्सचेंज, क्या समझा बेटा, गैसियस एक्सचेंज समझा यहां तक। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं सर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अब आप लिखोगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब नया टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस अब अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो पहला आप लिखोगे बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद, जब हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा ना बेटा ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, याद रखना ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा, जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा, ये इसके साथ बाइंड करके क्या बनाता है, ये बनाता है कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। उसके बाद
सर जब एक और बट ये जो इन दोनों की बाइंडिंग होती है ना, जब ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होती है ना किसके साथ, सर हीमोग्लोबिन के साथ। सर हीमोग्लोबिन के साथ इनकी बाइंडिंग रिवर्सिबल होती है। क्या होती है सर, इनकी बाइंडिंग रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल बाइंडिंग, रिवर्सिबल बाइंडिंग हो जाती है, यानी ये बाइंडिंग रिवर्स है। ठीक है, रिवर्स है ये बाइंडिंग, जो आप आगे समझोगे कि कैसे ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ या कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा, ये कैसे रिवर्सिबल बाइंडिंग है, ये कैसे रिवर्सिबल बाइंडिंग है। नंबर 3, जब हीमोग्लोबिन बाइंड हो जाएगा ना बेटा किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड डेंजरस गैस के साथ, तो ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है ना, इस जो एक कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग है ना, इट इज 200 टाइम्स बाइंडिंग एफिनिटी। देखिए ऐसे बाइंडिंग एफिनिटी, बाइंडिंग affinity of carbon monoxide is 200 times greater than oxygen। जो एक कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये क्यों डेंजरस गैस है, जब पहले ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा ना, ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है बेटा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और इसकी बाइंडिंग एफिनिटी 200 टाइम्स मोर देन है ऑक्सीजन से, यानी 200 टाइम्स फास्टर ये क्या हो जाता है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। किसके साथ बाइंड, हीमोग्लोबिन के साथ, जो कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसकी बाइंडिंग जो होती है ना, वो इरिवर्सिबल होती है, यानी एक बार बाइंड हो गया ना, फिर रिवर्सिबल नहीं है, फिर इसको वापस नहीं छोड़ेगा। एक बार बाइंड हो गया तो हो गया। ठीक है, इरिवर्सिबल बाइंडिंग, इरिवर्सिबल बाइंडिंग है इसकी। किसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है ना सर, इसकी बाइंडिंग इरिवर्सिबल है, और बाइंडिंग एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड को 200 टाइम्स ज्यादा है किससे, ऑक्सीजन से। किससे, ऑक्सीजन से। ठीक है, तो पहला मैंने बोला कि हम अभी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस पढ़ रहे हैं। मैंने बोला जब हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जो ये ऑक्सीजन है ना, ये एज ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, ये होता है जब ये ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड करेगा, जब ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, ये एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट होता है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा तो ये बनाता है कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। याद रखना, कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब हीमोग्लोबिन बाइंड करता है तो ये बनाता है कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। और ये यहाँ पे जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो यहाँ पे हीमोग्लोबिन ने बाइंड किया ना, ये रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है। क्या होती है, रिवर्सिबल बाइंडिंग, जो हम अभी समझा देंगे रिवर्सिबल बाइंडिंग कैसे होती है। लंग के सरफेस पे ये बाइंड हो जाता है, और टिश्यू के सरफेस पे इसको डिसोसिएट होना होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए इसकी बाइंडिंग क्या है, रिवर्सिबल बाइंडिंग है। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कार्बन मोनोऑक्साइड वन ऑफ द डेंजरस गैस। ये क्यों डेंजरस होता है, नंबर 1, जब कार्बन मोनोऑक्साइड इस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा, ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और इसकी बाइंडिंग एफिनिटी 200 टाइम्स फास्टर है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन, यानी 200 टाइम्स फास्टर ये बाइंड हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। एंड इसकी बाइंडिंग इरिवर्सिबल है, एक बार ये बाइंड हो गया ना, फिर रिवर्स होने का नाम नहीं लेगा। ठीक है, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड डेंजरस गैस है, और it will cause the silent death. So it is important if you have the any, अगर आपको कोई भी यहाँ पे रूम में, अपने रूम में कोई भी हीटिंग एलिमेंट चल रहा है, ठीक है, हीटिंग पर्पस के लिए कुछ भी चीज आपने रखी है और वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, एंड देयर शुड बी द वेंटिलेशन इन योर रूम, सो दैट कि अगर आपको साइलेंट डेथ से बचना है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड
200 टाइम्स इसकी बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा है ऑक्सीजन से, दैट इज वाई इट कॉजेज साइलेंट डेथ। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी डेथ कैसे हो जाएगी। और अगर इंसान बैठा हुआ होता है ना, इसको पता ही नहीं चलता है कि मुझे हाइपोक्सिया, और ये हाइपोक्सिया भी फील नहीं करने देता है, तब तक इंसान खत्म हुआ होता है। ठीक है, सबसे पहले जब ऑक्सीजन की कमी अंदर हो जाती है ना, ब्रेन डेड हो जाता है। ठीक है, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव द वेंटिलेशन एट योर हाउसेस, ठीक है, एट योर रूम्स, इन योर रूम्स। ठीक है, सो यहां पे मैंने ये 3 चीजें बोली। ठीक है, यहां पे इसको नोट कीजिए प्लीज बेट, इसको नोट कीजिए। जब फोर्थ इज जब O3 या नाइट्रेट, ठीक है, जब नाइट्रेट अंदर जाता है ना ब्लड में, तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन करता है बेटा, ये ऑक्सीडेशन करता है हीमोग्लोबिन की। किसकी? ऑक्सीडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। जब नाइट्रेट अंदर बॉडी में पहुंचा तो ये हीमोग्लोबिन की ऑक्सीडेशन करके ये मिथेमोग्लोबिन बनाता है। क्या याद रखना, मिथेमोग्लोबिन बनाता है, मिथेमोग्लोबिन बनाता है। क्या मैंने बोला कि जब अंदर नाइट्रेट जाएगा, O3 जाएगा, तो ये हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडेशन करके, ये इसको ऑक्सीडाइज करके मिथेमोग्लोबिन बनाता है। मिथेमोग्लोबिन जो है ना, ये कलरलेस है, कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है। उसके बाद क्या हो जाता है, और ये इरिवर्सिबल बाइंडिंग करके, क्या इरिवर्सिबल बाइंडिंग करता है ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ये जो मिथेमोग्लोबिन है, ये अब इरिवर्सिबल बाइंड करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ये फिर आयरन ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है। अब आयरन ऑक्साइड बन गया। ठीक है, आयरन ऑक्साइड का जो कलर होता है ना, ये ब्लू होता है। क्या होता है? द कलर ऑफ द आयरन ऑक्साइड इज ब्लू। और ये ब्लू बेबी सिंड्रोम करता है। क्या करता है बेटा? ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, सिंड्रोम। आप गूगल से निकाल सकते हो इसकी इमेज, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि अगर किसी बेबी में जब नाइट्रेट की लेवल, O3 की लेवल इंक्रीज हो गई, अगर O3 की लेवल इंक्रीज हो जाती है ना, ये हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज करता है। किसको? हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज करके ये मिथेमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? मिथेमोग्लोबिन। और मिथेमोग्लोबिन कलरलेस होता है, इसके पास कोई कलर नहीं होता है। मिथेमोग्लोबिन इरिवर्सिबल बाइंडिंग करके ऑक्सीजन के साथ, ये इरिवर्सिबल बाइंड करता है। कौन? मिथेमोग्लोबिन। और उसके बाद जो जब ये ऑक्सीजन के साथ इरिवर्सिबल बाइंडिंग करेगा, कौन? मिथेमोग्लोबिन। इसका यहां पे बनता है आयरन ऑक्साइड। क्या बनता है? आयरन ऑक्साइड। इसका कलर ब्लू होता है, और ये ब्लू बेबी सिंड्रोम प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, JKCET 2012 में आया था ये क्वेश्चन, ब्लू बेबी सिंड्रोम पे रिलेटेड टू द नाइट्रेट। ठीक है बेटा, तो यहां पे मैंने 4 चीजें बोली कि जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करेगा तो वो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा तो ये बनाता है कार्बो एमाइनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, कार्बो एमाइनो हीमोग्लोबिन। एंड नंबर 3, जब ये किसके साथ करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो इरिवर्सिबल बाइंडिंग है। उन दो की रिवर्सिबल बाइंडिंग है, बट कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इरिवर्सिबल बाइंड करके ये क्या करता है? ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला 4th नंबर, दैट इज जब O3 की लेवल, नाइट्रेट की लेवल बेबीज में इंक्रीज हो जाती है, तो ये इनकी हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज करके ये मिथेमोग्लोबिन बनाता है। मिथेमोग्लोबिन ये कलरलेस होता है। उसके बाद ये इरिवर्सिबल बाइंडिंग ऑक्सीजन से करके इसने आयरन ऑक्साइड बनाया जो ब्लू कलर का होता है, और ये ब्लू बेबी सिंड्रोम करता है। क्या करता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट से आपको याद होनी चाहिए। ये ब्लू बेबी सिंड्रोम बनाता है। ठीक है बेटा, ये ब्लू बेबी सिंड्रोम करता है। अब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। बाइंडिंग हमने पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। पहले लिखिए आप ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट, 2 to 3% of oxygen transport by plasma. 2 to 3%
of oxygen is transported by blood plasma. कितना? 2 to 3% by the help of blood plasma. Blood plasma से only 2 to 3% of the oxygen transport होता है. उसके बाद about 97% of the blood, oxygenated blood, is bound with hemoglobin in a reversible manner to form oxyhemoglobin. 97% of oxygen is transported by hemoglobin ठीक है, is transported by hemoglobin in a reversible manner to form oxyhemoglobin. ठीक है, to form oxyhemoglobin. आई एम टॉकिंग अबाउट कि कैसे अंदर फिर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है. नंबर 1, 2 to 3% of the oxygen is transported by the blood plasma. ठीक है, and 97% of the oxygen ये ट्रांसपोर्ट होता है by the help of hemoglobin. hemoglobin आरबीसी में प्रेजेंट होता है. ठीक है, 97% of the oxygen जो है ट्रांसपोर्ट होता है by the help of hemoglobin. ये रिवर्सिबल बाइंडिंग करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है और एज ए ऑक्सीहीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट हो जाता है. ठीक है, जब हीमोग्लोबिन, मैंने पहले बोला, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, ये बनाता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन. 97% ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो है ना, ये ट्रांसपोर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन. वही होता है ना ऑक्सीहीमोग्लोबिन. ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट आप याद रखिए. ठीक है, उसके बाद आप लिखिए फैक्टर्स या बाइंडिंग ऑफ hemoglobin depends on binding of hemoglobin depends on ये जो हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है ना, जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है, ये किस पे डिपेंड करता है? यानी बाइंडिंग इस हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ये किस चीज पे डिपेंड करता है? नंबर 1 आप लिखिए बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ए PO2. ठीक है. नंबर 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, PCO2 हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. नंबर 3, ये किस पे करता है? ये सर टेम्परेचर पे करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. ये बाइंड ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ हो जाता है, इस पे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. नंबर 4, ये H+ कंसंट्रेशन यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी, इस पे डिपेंड करता है. एंड नंबर 5 pH पे ये डिपेंड करेगा. किस पे? pH पे डिपेंड करेगा. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस. अब गैसेस कैसे ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे? ठीक है, तो पहला मैंने बोला कि पहले हम देखेंगे कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है. मैंने बोला कि ऑक्सीजन जो 2 to 3% ऑक्सीजन है ना, ये ट्रांसपोर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ ब्लड प्लाज्मा. अबाउट 97% ऑफ द ऑक्सीजन ये ट्रांसपोर्ट होता है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके और ये बनाता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन. ये एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्या ट्रांसपोर्ट हो जाता है. और ये जो ये बाइंडिंग है ना ऑक्सीजन की, किसके साथ?
हीमोग्लोबिन के साथ ये 4 चीजों पे डिपेंड कर, ये डिपेंड करती है इन 5 चीजों पे, ठीक है। नंबर 1 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगी। नंबर 2 पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंड करेगी। नंबर 3 टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। नंबर 4 H+ कंसंट्रेशन यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के डिपेंड करेगा। और नंबर 5 इज द pH पे डिपेंड करेगा। कौन? बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन, ठीक है। ये 5 चीजें आप याद रखना, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन बना है नीट 2023 में जो आपके सामने में शो करूंगा, ठीक है। तो ये इन चीजों पे डिपेंड करता है, तो इन्हीं फैक्टर्स का डिपेंड करना, ठीक है। इन्हीं फैक्टर्स का इफेक्ट इस ऑक्सीजन को बाइंडिंग एफिनिटी, ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी पे इन्हीं फैक्टर्स का इफेक्ट ऑन द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग के साथ इन यहाँ पे इन 6 थिंग्स का इस पे इनका इफेक्ट, ठीक है। यानी ये जो मैंने बाइंडिंग एफिनिटी जो डिपेंडेंसी मैंने रखी ना यहाँ पे, इनका इफेक्ट ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ इनका इफेक्ट, ठीक है। इन पे कौन सा बाइंडिंग एफिनिटी का इफेक्ट पड़ेगा, इसके लिए हमने यहाँ पे रखा है ऑक्सीजन डिसोसिएशन करो। क्या? ऑक्सीजन डिसोसिएशन करो, आल्सो कॉल्ड द बोहर्स इफेक्ट, ठीक है। आल्सो कॉल्ड द बोहर्स इफेक्ट। इसको हम ऑक्सीजन क्या कहते हैं? ऑक्सीजन डिसोसिएशन करो, यानी इन चीजों का कौन सा इफेक्ट होता है, बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ द ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। इनको हम एक ग्राफ से पढ़ते हैं, एक कर्व से पढ़ते हैं, उसको हमने दिया है नाम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन करो। क्या? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन करो, सिग्माइड करो और बोहर्स इफेक्ट, ठीक है। सिग्माइड करो भी उसे कहते हैं, बोहर्स इफेक्ट भी कहते हैं। तो इन चीजों को हम देखते हैं, इनका कौन सा इफेक्ट होता है ऑन द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ द ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हम बनाते हैं कौन सा करो? ऑक्सीजन डिसोसिएशन हीमोग्लोबिन करो, ऑक्सीजन डिसोसिएशन हीमोग्लोबिन करो हम बनाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन हीमोग्लोबिन करो, यहाँ पे हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और आपके एनसीईआरटी पे भी ये बना के हैं, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी पे ये बना के है, तो यहाँ पे हम, ठीक हो गया ये। ठीक है, देखिए यहां पे देखिए, यहां पे एक कर्व दिया गया, इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन हीमोग्लोबिन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन हीमोग्लोबिन कर्व, also called इसको हम और भी एक नाम से जानते हैं, दैट इज बोहर्स इफेक्ट और सिग्माइड कर्व, ठीक है। तो यहां से हम ऐसे बनाएंगे, यहां पे हम लिखेंगे एट एल्वियोलर सरफेस, और यहां पे लिखेंगे एट लंग सरफेस, नहीं एट लंग सरफेस, और यहां पे लिखे हम नियर द टिश्यू, ठीक है, नियर द टिश्यू। यहां पे मैं बात कर रहा हूं ऑक्सीजन डिसोसिएशन हीमोग्लोबिन कर्व, आल्सो कॉल्ड सिग्माइड कर्व और आल्सो कॉल्ड बोहर्स इफेक्ट।
ये क्या है कि मैंने जो 5 चीजें आपको बोली, नंबर 1 कि कैसे बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ द ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन किस पे डिपेंड करता है। मैंने पहले बोला पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, H+ कंसंट्रेशन, ठीक है, और pH पे डिपेंड करता है। इन्हीं चीजों को हम पढ़ के इसको हम यहाँ पे एक ग्राफ में पढ़ते, एक करो में पढ़ते, उसका नाम हमने लिखा ऑक्सीजन डिसोसिएशन हीमोग्लोबिन करो, आल्सो कॉल्ड सिग्माइड करो। देखिए अगर हम एल्वियोलर सरफेस पे देखेंगे, कहां पे, एल्वियोलर सरफेस पे देखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इंक्रीज होता है। पता ही है कि लंग के सरफेस पे पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन ज्यादा होगा। नंबर टू, ठीक है, नियर द लंग्स कितना होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन ज्यादा होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड बेटा सर कम होता है वहां पे। एंड टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होता है। एंड उसके बाद मैंने बोला फोर्थ, मैंने बोला था एक तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर एंड H+ कंसंट्रेशन भी सर कम होती है। H+ कंसंट्रेशन भी कम होता है और बट pH वहां पे ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर मैं एल्वियोलर सरफेस की बात करूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम, टेम्परेचर भी वहां पे कम, H+ की कंसंट्रेशन भी कम और pH ज्यादा होता है, ठीक है, pH ज्यादा होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है, ये दो ज्यादा होते हैं कहां पे, एट द लंग सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो करो है ना, ये लेफ्ट शिफ्ट होता है, किधर, ये लेफ्ट शिफ्ट, ये जो करो था ना, ये शिफ्ट लेफ्ट हो गया, कहां पे, लेफ्ट होता है सर, लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस में ये लेफ्ट शिफ्ट होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कौन सा इफेक्ट इसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं हल्डेन इफेक्ट। कौन सा, हल्डेन इफेक्ट, HALDANE, हल्डेन इफेक्ट। तो यहाँ पे एसोसिएशन हो जाती है, क्या एसोसिएशन हो जाती है, तो इसको हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे एल्वियोलर सरफेस पे एसोसिएशन हो जाएगी, एसोसिएशन यानी यहाँ पे ऊपर लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया, ये करो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशंस। ये लेफ्ट साइड किस जगह शुरू हो जाता है, ये लेफ्ट साइड कब, ये जो करो है ये कब लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है सर, एट द एल्वियोलर सरफेस, एट द लंग सरफेस। वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इंक्रीज होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, टेम्परेचर कम होता है, H+ कंसंट्रेशन कम होती है, बट pH भी वहां पे इंक्रीज होता है। तो ये फेवरेबल कंडीशन हो गई और फेवरेबल कंडीशन में लेफ्ट शिफ्ट होता है, ये करो ये लेफ्ट शिफ्ट होता है, ठीक है, ये लेफ्ट शिफ्ट होता है और इस इफेक्ट को हम हल्डेन इफेक्ट कहते हैं। और यहाँ पे एसोसिएशन हो गई, क्या हो गई, एसोसिएशन हो गई ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशंस एंड ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस, जिस द अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान क्या होता है, यानी अगर हम टिश्यू पे देखेंगे, अगर हम टिश्यू के सरफेस पे देखेंगे, टिश्यू के नियर देखेंगे, वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन सर कम होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर और टेम्परेचर वहां पे ज्यादा होता है टिश्यू के सरफेस पे, और वहां पे H+ की कंसंट्रेशन भी ज्यादा होती है और pH वहां पे कम होता है और pH कम होता है। और जो ये अनफेवरेबल कंडीशंस बन गए और यहाँ पे डिसोसिएशन हो जाएगा, यानी ये राइट शिफ्ट, अनफेवरेबल कंडीशन में ये राइट शिफ्ट हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाती है, क्या हो जाती है, डिसोसिएशन, ये डिसोसिएशन हो जाती है। तो एसोसिएशन कहां पे हो जाएगी, एसोसिएशन होती है सर एल्वियोलर सरफेस पे, और एल्वियोलाई पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है, H+ कंसंट्रेशन कम होती है, टेम्परेचर कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर कम होता है और pH ज्यादा होता है, और वहां पे एसोसिएशन होके ये जो शिफ्ट है ये लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है, ये जो करो है ये लेफ्ट शिफ्ट होके, इसको हम सर हल्डेन इफेक्ट कहते हैं। और यहाँ पे बाइंडिंग हो जाती है ऑक्सीजन को, कहां, किससे ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन के साथ, एट द एल्वियोलर सरफेस, एट द लंग सरफेस, नियर द टिश्यू की अगर हम बात करेंगे सर, टिश्यू पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, H+ ज्यादा,
पीएच कम होता है, उसकी वजह से डिसोसिएशन होके ये कहाँ शिफ्ट होता है सर? राइट शिफ्ट हो गया सर। जब राइट शिफ्ट होते इसको हम क्या कहते हैं सर? इसको बोहरस इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोहरस इफेक्ट। इसे क्लियरली आपको समझ आता है कि एसोसिएशन कहाँ पे हो जाती है, यानी बाइंड कहाँ पे होता है? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ सर, लंग के सरफेस पे, लंग के सरफेस नियर द लंग्स। एंड डिसोसिएट कहाँ पे होता है? और डिसोसिएट होता है नियर द टिश्यूज, यानी फिर ये ऑक्सीजन टिश्यू पे छोड़ देता है और वहां पे फिर टिश्यू। ये तो मैं बात कर रहा हूं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। मैंने पहले बोला जो ऑक्सीजन है 2 to 3% ट्रांसपोर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मा एंड 97% बाय द हेल्प ऑफ मैंने पहले ही बोला हीमोग्लोबिन इरिवर्सिबल बाइंडिंग करके एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर मैंने बोला इफेक्ट्स, कुछ फैक्टर्स है जिसपे डिपेंड करता है बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। नंबर वन मैंने बोला पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ H+ कंसंट्रेशन, ठीक है, और पीएच की लेवल, ठीक है, और मैंने बोला टेम्परेचर। और उस चीज को पढ़ने के लिए हमने एक कर्व बनाया, इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन हीमोग्लोबिन कर्व, आल्सो कॉल्ड सिग्मोइड कर्व। तो यहाँ पे क्या होता है सर? अगर हम टिश्यू सरफेस पे देखते हैं, अगर हम पहले यहाँ पे एल्वियोलाई के सरफेस पे देखते हैं सर, एल्वियोलाई के सरफेस पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम, H+ की लेवल कम होती है, टेम्परेचर कम होता है और पीएच भी इंक्रीज होता है। कहां पे? यहाँ पे इस एल्वियोलाई, इस लंग के सरफेस पे। तो सर ये जो शिफ्ट है ना, ये लेफ्ट, ये जो ये कर्व है ना, ये लेफ्ट शिफ्ट होके ये हल्डेन इफेक्ट करता है। यहाँ पे एसोसिएशन हो जाती है, यहाँ पे बाइंड होता है ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। उसके बाद मैंने बोला कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस बोले तो एक टिश्यू के सरफेस पे हो जाती है। यहाँ पे पार्शियल ऑक्सीजन कम टिश्यू में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, H+ ज्यादा, पीएच कम होता है। ये अनफेवरेबल कंडीशंस है। इनमें क्या हो जाता है? यहाँ पे डिसोसिएशन हो जाती है। इस करो नीचे उतरता है, डिसोसिएशन हो जाती है ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस। और इस इफेक्ट को हम बोहरस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। इट मींस दैट एसोसिएशन यहाँ पे हो गई। कहाँ पे? यहाँ पे लंग्स में एसोसिएशन हो गई। यहाँ पे हीमोग्लोबिन बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पे डिसोसिएशन हो गई। और कहाँ पे डिसोसिएशन हो गई? सब टिश्यू पे डिसोसिएशन हो गई, क्योंकि वहां पे अनफेवरेबल कंडीशंस है। जब एसोसिएशन होगी उसको हम हल्डेन इफेक्ट कहते हैं, जब डिसोसिएशन हो जाएगी उसको हम बोहरस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, उसको हम बोहरस इफेक्ट कहते हैं। क्लियरली आपको ये बताता है कि ऑक्सीजन बाइंड होता है लंग्स पे और कार्बन डाइऑक्साइड और ये डिसोसिएट होता है कहाँ पे? टिश्यूज पे, यानी लंग से टिश्यू तक जाता है ऑक्सीजन। ये था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब आप लिखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ, ठीक है, ये था ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट, ठीक है, गैस की ट्रांसपोर्ट भी आप बोल सकते हैं, ठीक। अब आप लिखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बेटा? ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन आपने देखा एसोसिएट कहाँ पे होता है, बाइंड कहाँ पे होता है? लंग के सरफेस पे, और टिश्यू के सरफेस पे डिसोसिएट होता है, उसको हम कहते हैं बोहरस इफेक्ट। वहां पे जब एसोसिएट हो जाएगा उसको हम कहते हैं हल्डेन इफेक्ट। अब आप लिखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे लिखना, ठीक है। अबाउट 23% एज कार्ब एमाइनो, 23% ये ट्रांसपोर्ट होता है एज कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन, कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। ये कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन क्या है? जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा ये बनाता है कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन, एंड 70% होता है एज बाइकार्बोनेट आयन्स ट्रांसपोर्ट। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड 70% होता है एज बाइकार्बोनेट आयन्स, SCO3 negatives, बाइकार्बोनेट आयन्स, एंड 7% होता है थ्रू प्लाज्मा,
7% थ्रू प्लाज्मा। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। एज आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, 23% होता है एज कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन, यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा ये बनाएगा क्या? कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। इट मींस दैट कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से 23% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है। 70% जो है ये एज बाइकार्बोनेट आयंस होता है, SCO3 नेगेटिव, ठीक है, एंड 7% थ्रू प्लाज्मा, ठीक है, थ्रू प्लाज्मा। तो चलिए देखते हैं अब। When partial pressure of the carbon dioxide is high, कहां पे? टिश्यूज पे, ठीक है, टिश्यूज की मैं बात कर रहा हूं, टिश्यू के सरफेस की बात कर रहा हूं। When partial pressure of the carbon dioxide is high and partial pressure of the oxygen is low at the tissue surface, more binding of the carbon dioxide हो जाएगी, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या? मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। 23% होता है एज कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन, उसके बाद 70% होता है एज बाइकार्बोनेट आयंस एंड 7% एज प्लाज्मा। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, टिश्यू के सरफेस पे जब हम देखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड हाई होती है और लो होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, और वहां पे मोर बाइंडिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड की मोर बाइंडिंग हो जाएगी। क्या बेटा हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड की मोर बाइंडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? डिसोसिएशन हो जाएगा ना, डिसोसिएशन यानी बोहर्स इफेक्ट इसे कहते हैं, जो अभी मैं बोल रहा था, डिसोसिएशन, बोहर्स इफेक्ट हो जाएगा, बोहर्स इफेक्ट। तो यहाँ पे बोहर्स इफेक्ट हो गया इस चीज की वजह से। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड हाई हो, टिश्यूज के सरफेस पे और ऑक्सीजन कम हो, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम हो तो मोर बाइंडिंग कार्बन डाइऑक्साइड की हो जाएगी, और जो कर्व है वो डिसोसिएट हो जाएगा और वो नीचे आ जाएगा, राइट साइड की तरफ आ जाएगा। उस इफेक्ट को हम बोहर्स इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोहर्स इफेक्ट कहते हैं, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड which is bound to hemoglobin from the tissues is delivered to alveoli, ठीक है। तो इट मीन्स दैट जो टिश्यूज में यहाँ पे नीचे जब मैंने बोला था, तो टिश्यूज में जो कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड यहाँ पे हो गया ना, किसके साथ हो जाएगा? ये बाइंड हो जाएगा ना, कहाँ पे? टिश्यू के सरफेस पे। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हो जाएगा, ये कहाँ पे फिर पहुंचा जाएगा? सर ये पहुंचा जाएगा एल्वियोलाई के सरफेस पे, ये पहुंचा जाएगा एल्वियोलाई के सरफेस पे, ठीक है बेटा। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। 23% एज कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन, 70% by the bicarbonates and 7% by प्लाज्मा। उसके बाद मैंने बोला कि अगर हम बात करेंगे टिश्यू सरफेस की, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन डिक्रीज, वहां पे क्या हो जाएगी? मोर बाइंडिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी विद कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन बनाएगा, ठीक है। उसके बाद डिसोसिएशन हो जाएगी, कर्व के राइट शिफ्ट हो जाएगी, उस इफेक्ट को बोहर्स इफेक्ट कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बाइंड होकर टिश्यू पे बाइंड होकर थ्रू द पल्मोनरी ब्लड कहाँ पे पहुंचा जाएगा? सर ये लंग्स के सरफेस पे पहुंचाया जाएगा। कहाँ पे? लंग्स के सरफेस पे, ठीक है। सो अगर हम थ्रू द आरबीसी, तो यहाँ से आरबीसी चल रही है बाय द हेल्प ऑफ आरबीसी। तो अगर हम आरबीसी की बात करेंगे, इसमें एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है। एक सेकेंड, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। सो यहाँ पे आप ऐसे लिखिए, आरबीसी कंटेन ए वेरी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। आरबीसी कंटेन a very high concentration of a very high concentrated enzyme, उसको हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या कहते हैं? कार्बोनिक एनहाइड्रेज।
कार्बनिक एनहाइड्रेस। ये कार्बनिक एनहाइड्रेस क्या करता है, देखो ये क्या करता है। अगर मैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूँ और वाटर की बात करता हूँ, जब ये इस पल्मोनरी बल्ब में पहुंचेगा वहां पे आरबीसी है, ठीक है। आरबीसी में क्या, एक हाईली कंसंट्रेटेड एंजाइम दैट इज कार्बनिक एनहाइड्रेस। तो कार्बनिक एनहाइड्रेस इन पे एक्ट करेगा, किस पे, कार्बनिक एनहाइड्रेस। कार्बन डाइऑक्साइड पे एक्ट करके ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा H2CO3 कार्बनिक एसिड। ये बनाएगा H2CO3 दैट इज कार्बनिक एसिड। और कार्बनिक एसिड पे फिर से करेगा एक्ट कौन, कार्बनिक एनहाइड्रेस। और यहां से कार्बनिक एसिड से क्या निकलती है, बाइकार्बोनेट आयंस HCO3 नेगेटिव प्लस H प्लस निकलेगा, ठीक है। और बाय द हेल्प ऑफ द H3 एज जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये HCO3 नेगेटिव एज बाइकार्बोनेट आयंस ये क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है कहां तक, लंग्स तक, ठीक है। तो HCO3 नेगेटिव, ठीक है, एज HCO3 नेगेटिव ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा फ्रॉम टिश्यूज टू द लंग्स, ठीक है बेटा। तो आई एम टॉकिंग अबाउट के ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी के साथ बेटी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करेंगे तो पहले 23% कार्बन हीमोग्लोबिन, 70% बाय द हेल्प ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस एंड 7% बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मा। आफ्टर दैट मैंने बोला कि जब टिश्यू की अगर हम बात करें, टिश्यू की सरफेस की अगर हम बात करें, टिश्यू की लेवल पे अगर हम बात करेंगे, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज, H प्लस इंक्रीज, pH कम और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल कंडीशंस और शिफ्ट हो जाएगा। डिसोसिएशन करो कहाँ, ये जो करो है सिग्माइड करो, ये कहाँ से शिफ्ट हो जाएगा सर, ये राइट शिफ्ट हो जाएगा, उसको हम बोर्स इफेक्ट कहते हैं। और इट मींस दैट कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टिश्यू के सरफेस पे अब कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हो जाएगा किसके साथ, आरबीसी के साथ। और आरबीसी में जो है, आरबीसी में एक हाईली कंसंट्रेटेड एंजाइम होता है दैट इज कार्बनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इन प्रेजेंस ऑफ द कार्बनिक एनहाइड्रेस, जब इस पे एक्ट करता है कार्बनिक एनहाइड्रेस, ये इसको कार्बनिक एसिड में चेंज करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। कार्बनिक एसिड पे फिर से कार्बनिक एनहाइड्रेस एक्ट करके ये बाइकार्बोनेट आयंस और H प्लस बनाता है। और इट मींस दैट कि फ्रॉम टिश्यू, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट एज बाइकार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट्स फ्रॉम कहां से, फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, ठीक है। कार्बनिक एनहाइड्रेस की आपने ये फंक्शन देखी, ठीक है बेटा। तो यहाँ से फिर क्या हो जाता है, तो यहाँ से कंक्लूजन पे अगर हम आते हैं तो एसोसिएशन कहाँ पे हो जाएगी सर, लंग पे हो जाएगी। और डिसोसिएशन कहाँ पे हो जाएगी सर, ये टिश्यू सरफेस पे हो जाती है, ठीक है। और मैंने एक पॉइंट आपको इसमें समझाया, ठीक है, एक पॉइंट मैंने आपको इसमें समझाया। और every 100 ml of the deoxygenated blood जब ट्रैवल करेगा ना, every 100 ml of the deoxygenated blood जब ट्रैवल करेगा ना, तो हमारी जो एक सेकेंड देखिए every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of carbon dioxide to the alveoli. Every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of carbon dioxide to the alveoli, ठीक है। तो this was all about the today's lecture। आज हमने पढ़ा पहले एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा, ठीक है, पहले हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा नंबर 2 ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इससे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है कि क्या आपके कंसेप्ट सच में क्लियर हो गया या फिर से मैं नया वीडियो बनाऊं इसके लिए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस भी हमने पढ़ा, ये 2 चीजें हमने इसमें पढ़ी। आई होप कि आपने समझा होगा, ये दोनों टॉपिक्स आपने समझे होंगे, ठीक है।
एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये क्या था आज सर? ये था लेक्चर नंबर 03, लेक्चर नंबर 03, ठीक है। और 2 लेक्चर्स में इसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा, देखिए पहले लेक्चर में हमने पढ़ा नीड ऑफ रेस्पिरेशन, उसके बाद उसमें हमने पढ़ा हाउ रेस्पिरेशन फिजियोकेमिकल प्रोसेस, आफ्टर दैट हमने पढ़ा उसमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड नंबर 2 लेक्चर में हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग, आफ्टर दैट पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड द कैपेसिटीज, आफ्टर दैट आज के वीडियो में हमने पढ़ा एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो जाता है और ट्रांसपोर्ट कैसे हो जाते हैं, ठीक है। और आई होप कि ये 3 लेक्चर्स आप अच्छे तरीके से देखोगे और खुद के नोट्स बनाओगे। एनसीईआरटी देख के कि मैं मत कोई चीज़ एनसीईआरटी का छोड़ देता हूँ, ठीक है। अपनी मेहनत पे मुझे भरोसा है, फिर भी इंसान को कभी कभी भूल जाता है इंसान, सो दैट कि वो कमेंट सेक्शन में लिखना होता है कि हम भी सुधार लाएंगे अपनी इस टीचिंग मेथोडोलॉजी में, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर मेरा लेक्चर आपको समझ आता है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे लेक्चर को लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट ड्रॉप कीजिए, सो दैट कि मुझे गूज बम्प्स मिले और मैं इससे अच्छी मेहनत करूँगा और आप भी उससे खुश हो जाएंगे और मैं भी खुश हो जाऊँगा। थैंक यू सो मच।